हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब 2025 बाय जेके ट्रू एजुकेशन। डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स है 2 मंथ्स की हमने एक ही वीडियो में कंपाइल की है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जिस किसी को भी इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए होगी तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स यूट्यूब चैनल जो है जेके टू एजुकेशन के नाम से, उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल शेयर कर सकते हैं और हम आपके साथ ज़रूर पीडीएफ शेयर करेंगे। तो चलिए, टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारी पहली वीडियो है करंट अफेयर्स की। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छी लगेगी, फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में एडवाइस सजेशन हमें ज़रूर दोगे। तो चलिए, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम जे के एस एस बी के हैं, जे के पी एस सी हो, यूनियन हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हो, तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला आज जो टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। अब आप ये काम कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से टॉपिक्स को, मेन पॉइंट्स को आप नोटबुक पे लिख सकते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनागोरेट किया है जेड मोर टनल, जो कश्मीर वैली में कब किया है? जनवरी 13, 2025 में। ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेड मोर टनल है। जेड मोर टनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जेड शेप की तरह ये टनल बनाया गया है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, याद रखिए, जेड मोर टनल को आल्सो सोनमार्ग टनल भी बोला जाता है। ठीक है, और ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में टनल हमें मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। इसमें यह है कि इसकी जो लेंथ है 6.5 किलोमीटर टनल की लेंथ है। और जो कनेक्टिविटी जो है, किसके बीच में कनेक्टिविटी है? गगनगिर एक जगह है और सोनमर्ग है। इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी है जो काफ़ी इजी वे हो जाता है। वेदर कनेक्टिविटी के लिए लद्दाख के लिए ये इजी एक्सेस है ये रूट, मतलब जेड मोर टनल के थ्रू। जेड मोर टनल जो है 2400 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। ठीक है, और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के लिए ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है। स्टार्टिंग में इसको शुरुआत इसकी कब शुरू की गई थी? मई 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जेड मोर टनल क्यों इम्पॉर्टेंट है। जेड मोर टनल जो इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। डिफेंस नीड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर लद्दाख एरिया में। और ये आल्सो कनेक्टेड द यंगेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो ये लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी, इसके साथ जम्मू कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी को ये कनेक्ट करता है। और इससे क्या, रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन है लद्दाख वाली। आपको पता है कि जैसे चाइना वगैरह, इनके साथ हमारा बॉर्डर लद्दाख साइड से टच है। तो ये जम्मू टनल के कंस्ट्रक्ट करने से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब एक इशू जो है डिफेंस नीड में बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। और जो जम्मू टनल जो है, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी अब विंटर्स में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे अब एवलांचेस की बात करें, लैंडस्लाइड्स का हो, कुछ भी हो, तो अब ऐसा नहीं होगा। अनइंटरप्टेड जो है एसेस रहेगा स्ट्रेटजिकली क्रिटिकल लद्दाख एरिया के लिए। ठीक है, रीजन व एरिया। तो हम आगे, हाँ, इसके साथ जोजिला टनल का भी काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और विल इंश्योर अनटेप्ड कनेक्टिविटी टू बॉल्टन एंड लद्दाख। तो कहीं ना कहीं जोजिला टनल हो, जैनमोर टनल हो, ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे कनेक्ट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेंथ तो आपने पढ़ ली, 6.5 किलोमीटर है। और इसमें ये 1 आवर में, 1 घंटे में कम से कम 1000 व्हीकल्स पास आराम से हो जाएंगी। यहाँ पे कोई नो टोल टैक्स है, कोई टोल टैक्स नहीं यहाँ पे, मतलब कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जम्मू टनल में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेज सिस्टम को क्या किया गया, इंस्टॉल्ड किया गया है। ये किस लिए किया गया है? ताकि इजी वे से इस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और साथ में
इससे ट्रैफिक से क्या होगा, इस कंट्रोल से क्या होगा कि सम टाइम क्या होगा कि इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेज सिस्टम से क्या होगा, सम टाइम कोई अगर बचने मतलब इसके अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए सडनली, तो उसके भी बचने के यहाँ पे बहुत सारे साधन हैं, यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेज सिस्टम के थ्रू आराम इजली से टनल से स्केप किया जा सकता, मतलब बचा लिया जा सकता है अपने आप को। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा है, ये टॉपिक है आंजी खट ब्रिज। ये आंजी खट ब्रिज जो है ये इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है, केबल स्टेट रेल ब्रिज है। ये देखिए यहाँ पे केबल की तरह ये जो हैं ये वायर्स दिख रही हैं और साथ में ये लंबा सा एक ये टावर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है, पहला केबल से मतलब पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। और ये जो लोकेटेड, इसकी लोकेशन जो है, याद रखिए इसकी लोकेशन जो है लोकेटेड एट रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो ब्रिज है ये किसका हिस्सा है, मतलब किस हाईवे के साथ ये कनेक्ट करता है, यानी ये जहाँ से ये रेल जाती है तो कौन से एरिया को मतलब कनेक्ट करता है, धुमपर हो, श्रीनगर हो, बारामूला रेल लिंक को ये कनेक्ट करता है। और ये जो आंजी जो नाम पड़ा जो है, ये रिवर का नाम है आंजी। और ये जो रिवर है ये किसका ट्रिब्यूटरी है, आंजी रिवर ये चिनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, ये पहली केबल स्टेट ब्रिज जो है ये हमें मिलती है, कहाँ पे मिलती है, जम्मू कश्मीर में मिलती है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है और जो किसके साथ कनेक्ट करती है, श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ इसमें जो ये ब्रिज है डेक जो इसकी जो सरफेस है इसको सपोर्ट करती है, और केबल्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हम इसका टॉपिक पे आते हैं। ये रिसेंटली आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होगी यूट्यूब या कहीं पे भी ऑनलाइन या न्यूज़पेपर में, कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बडहाल, वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हुई थी, मिस्टीरियस डेथ, मतलब उनमें कम से कम 17 डेथ हुई थी और वो 45 डेज़ में। लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में ये डेथ का सिलसिला स्टार्ट हुआ और फाइनली जैन में जाके इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से सेक्शन 163 को इम्पोज किया गया। भारतीय न्याय नागरिक संस्था संगीत संस्था मतलब BNSS जो है, ये जो क्रिमिनल लॉ में से एक ये हिस्सा है, जो इसको क्या किया गया, यहाँ पे इसको इम्पोज किया गया। और ये किस लिए इम्पोज किया कि गैदरिंग, कोई भी गैदरिंग बैन गैदरिंग पे की गई। और जो अफेक्टेड होम्स हैं खासकर 3 फैमिलीज़ के, उनको क्या किया गया, टोटली क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट ने काफ़ी लोगों में एक टेरर सा पैदा कर दिया था। फाइनली इसमें क्या हुआ कि सेंटर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी भेजा गया, इनकी होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जैसे अमित शाह की तरफ से भी इंटर मिनिस्ट्री टीम एक्सपर्ट की राजौरी भेजी गई इसके रिगार्डिंग्स, मतलब वो सारे सैंपल्स जो हैं कलेक्ट किए गए, एविडेंसेस कलेक्ट किए और फाइनली इसका जो काज जो था वो इलनेस का जो है, जो जो जिससे लोग बीमार होते थे, ये काज निकला कैडमियम टॉक्सिन। कैडमियम टॉक्सिन जो है इसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है लोगों की हेल्थ पे और फाइनली से डेथ के मैक्सिमम सिचुएशंस हो जाती है। जैसे कैडमियम ये नेचर भी होता है और मैन मेड भी। नेचर में जैसे आप एयर वाटर से ये मिक्स होता है और फाइनली आप देखते हैं कि जैसे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी हो, इनमें जो केमिकल्स होते हैं उनमें कुछ कैडमियम टॉक्सिन होते हैं जो किसको डैमेज कर सकते हैं, ब्रेन को कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लीवर को डैमेज कर सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न था रिगार्डिंग कैडमियम टॉक्सिन। और फाइनली आज सुनने में आ रहा है कि अब जो लोगों को यहाँ बडहल मतलब बडहल विलेज जो है, इन लोगों को अब क्या किया गया है, वो रिहेबिलिटेट दोबारा से किया गया है, थैंक्स गॉड कि अब सब ठीक हो गया है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर की जो बुक जो है वो जो है उसको रिलीज़ किया गया है होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स की तरफ से। और ये जो रिलीज़ हुई है इसका क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की थ्रू आउट द एजिस। ये बुक थ्रू आउट द एजिस मतलब बुक का नाम है। और इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो टॉपिक्स जो कवर किए गए नियर वो 3000 ईयर्स अगो, मतलब 3000 साल पुराना इतिहास इसमें कवर किया गया है, जो प्रेजेंट एक कम्प्रिहेंसिव व्यू है।
और सबसे बड़ी इसमें जस्ट स्पेशलिस्ट और जनरल रीडर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें रह जाती है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन टू इंडिया हिस्टोरिकल नैरेटिव, हिस्टोरिकल पॉइंट से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये बुक अवेलेबल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो इसमें क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो या इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, दोनों की तरफ से जॉइंटली वर्क ऑन दिस पब्लिकेशन, इसको पब्लिश करने में इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सहयोग है। किसका? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। चलिए नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ जो इंडिया है, ये एपेक्स बॉडी है जो एस्टेब्लिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है। किसकी वजह से? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि प्रमोट किया जाए गुड लिटरेचर, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या अदर इंडियन लैंग्वेजेस में हो। ये मॉडर्न प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल मिल जाती हैं। डिफरेंट बुक्स को मतलब अरेंज बुक्स फेयर्स एग्जीबिशंस किए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं ताकि लोग इन बुक्स को कम दाम में खरीदें और कहीं ना कहीं अपने कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन के बारे में जाने कुछ भी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, इसके बारे में क्या, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये कब किया गया है? 1972 में। ठीक है, तो ये याद रखना कि नेशनल बुक ट्रस्ट ये 1957 में एस्टेब्लिश किया गया है और ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है 1972 में इसको क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन किस एक्ट के तहत? जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो अंग्रेज़ों के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसके तहत ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसको किया गया? एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1972। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल, मतलब इसकी मदद ये फाइनेंशियल असिस्टेंस करता, मदद करता है हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को, चाहे फेलोशिप हो, ग्रांट्स हो, सिम्पोजिया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप देखिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना, आप टू द पॉइंट पे ही कोशिश करना। तो जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अनाउंसेस, यानी जैसे हम नितिन गडकरी की बात करें, उन्होंने क्या है अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है कि 2.35 यानी 2.5 किलोमीटर, तकरीबन 2.35 किलोमीटर बनिहाल पास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कास्ट भी बताई कितनी लागत से हुआ, और ये जो 4 लेन बाईपास उसको बनाया गया क्योंकि ये एरिया काफ़ी मतलब ज़्यादा चर्चों में रहा, क्योंकि ट्रैफिक बोतलनेक यहाँ पे बनिहाल टाउन में क्या था, ज़्यादातर कंजेशंस थी, और जिससे क्या था, रोड साइड पे जैसे मार्केट शॉप्स हो, बड़ा टफ हो जाता था यहाँ से जो ट्रैफिक मतलब जाम लग जाता था। अब इसको स्मूथ करने के लिए मतलब एक तो ट्रैवल का टाइम भी बच गया, और टूरिस्ट के लिए और डिफेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि ये एरिया अब जो है ये 2.35 किलोमीटर जो कंस्ट्रक्ट किया गया हाईवे, वो अब काफ़ी ईजी हो गया टाइम को भी मतलब बचाने में। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है मनसुख मंदाविया है, उनने इनाग्रेट किए खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में की है। कब की थी? जनवरी 23 में। और इसमें 19 टीमें होंगी और गेम्स बहुत सारी होंगी, जैसे आइस हॉकी, स्केटिंग जो हुई थी, जो रिसेंटली जो विंटर गेम्स हुई लद्दाख में। और सेकंड फेज जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें क्या बोला, स्नो स्पोर्ट्स जो जम्मू कश्मीर में होगा। और सुनने में आ रहा है कि इस बार इतनी स्नोफॉल नहीं हुआ और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको स्थगित किया गया। तो आप फिर भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। और जो बोलते हैं 22 और 25 के बीच में ये स्पोर्ट्स वहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन लद्दाख की बात करें तो ये सेकंड टाइम, यानी सेकंड टाइम इन्होंने इसको होस्ट किया है, और जो इसको ब्रॉडकास्ट लाइव जो किया गया किस पे, दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पे इसको लाइव किया गया। अब उसके अलावा जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी खेलो इंडिया विंटर जो गेम्स हैं, ये जो लद्दाख में हुई 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक हुई, और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स थी। ठीक है, स्केटिंग वगैरह, आइस स्केटिंग वगैरह। और ये सेकंड टाइम क्या कंसेक्टिव ईयर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख है जिनने जॉइंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स को होस्ट किया है। और प्रीवियसली जो पहले वाला जो था 2024 वाला, जो उसको क्या जे.एंड.के ने होस्ट किया था, लद्दाख सक्सेसफुली उनने आइस इवेंट्स को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया।
और इसकी ओरिजिन जो है कब शुरू बिगन कब हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट हुई थी, जिसमें बताया गया कितने एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेंट रहे थे, आपको ज़रूरी नहीं जानना उतना। और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2024, इसमें ये याद रखना कि नियर अबाउट 1200 पार्टिसिपेंट इसमें इंक्लूड हुए थे, मोर देन 700 एथलीट और मेडल्स में मेंशन किया। तो आप बस इतना ही याद रखना कि 2020 में विंटर गेम्स जो हैं वो शुरू हुई थी। कौन सी? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसमें ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले लद्दाख है। अब आप सोचते होंगे कि लद्दाख है तो यहाँ पे टोटल टैली में से 7 ही है, क्रोनोलॉजिकल ऐसा नहीं है। एक्चुअल में लद्दाख ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, तभी इनका पहला रैंक आता है। गोल्ड की वजह से इनका पहला रैंक यहाँ पे शो किया है। तमिलनाडु का देखा जाए तो 5 है, 3 है, नॉट 5, सॉरी, इसको थोड़ा सा, हाँ, तो तमिलनाडु के 3 हैं, ठीक है, और फाइनली 5 हैं। महाराष्ट्र के जो हैं 2 गोल्ड मेडल हैं, बाकी फाइनली 10। तो ये देखा जाए ओवरऑल सबसे ज़्यादा टैली में देखा जाए तो महाराष्ट्र टॉप पे है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे लद्दाख है ओवरऑल। लेकिन अगर गोल्ड के हिसाब से जाए देखा जाए तो पहला रैंक लद्दाख का है और दूसरा रैंक किसका है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट तो इससे क्या होता है कि प्रोफेशनल मैनेज सिस्टम काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ अफेयर्स हो स्पोर्ट्स की, उनकी मदद से कोलैबोरेशन विद द किसके साथ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने मैनेज किया, टेक्निकली मदद की किसमें? इन गेम्स, विंटर गेम्स को कंडक्ट करवाने में, ठीक है। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल लेवल विंटर स्पोर्ट्स होते हैं कंपटीशन, जो विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारे एथलीट्स को क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। बहुत सारी गेम्स यहाँ पे मेंशन की गई, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। 2025 जो खेल इंडिया विंटर गेम जो हैं वो यूटेरिया लद्दाख में हुई। कब से कब बीच में? 23 जनवरी से 27 जनवरी तक लद्दाख में हुई। और उसके बाद यूटेरिया जम्मू कश्मीर में कब से कब तक होंगी? 22 से 25 फरवरी तक। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा डाउट ये कि आप करंट अफेयर्स गूगल में ये, लेकिन इतना सुनने में आया कि इसको स्थगित किया क्योंकि इतना वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ। तो नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलप करने जा रहा है 4 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, किसकी मदद से? वर्ल्ड बैंक की मदद से। इसमें सेंट्रल जैसे यहाँ पे दिखाया है, इसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो या यूटी की गवर्नमेंट हो, हमारे जम्मू कश्मीर की, दोनों की मदद से और साथ में वर्ल्ड बैंक की मदद से क्या है, 4 नए टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा। जैसे कुकरनाग है, ये कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसको डेवलप किया जाएगा। बारादरी जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में इस टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया जाएगा। भद्रवा जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आएगा, इसको भी डेवलप किया जाएगा। और दूध पथरी जो है बडगाम जो डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। तो दैट मीन्स 4 साइट्स विल बी मतलब डेवलप नियर फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ले कलानी। ये जो होता है बड़ा ठंडा, मतलब ये कम से कम 40 डेज़ का होता है विंटर पीरियड जो जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर श्रीनगर में। इस बार रिकॉर्डेस्ट मतलब जो कोल्डेस्ट सबसे ठंडी जो नाइट जो दिसंबर में जो मेटेरियल डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉर्ड की गई वो कितनी थी? -8.5 डिग्री सेल्सियस। और ये सबसे थर्ड लोवेस्ट जो है दिसंबर टेम्परेचर जो इतना -8.5 रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड किया गया। और लास्ट 133 ईयर्स में ये तीसरी बार ऐसा हुआ। और सबसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए ये 1990 के बाद ऐसा हुआ। और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है -12.8 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया गया है। वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1934 को इसको रिकॉर्ड किया गया। और उस वजह से क्या हुआ कि ये कोल्डेस्ट नाइट की वजह से ये जैसे डल लेक है श्रीनगर सिटी में काफ़ी फ्रोज़ हो चुका था और वाटर बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़ हो चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लॉन्च किया है
JNK RTI ऑनलाइन यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल को इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया है, ताकि जो सिटीज़न हैं जम्मू कश्मीर के उनके लिए ईज़िली एक्सेस हो जाएगा इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है। और इसमें क्या है, इनिशिएटिव जो प्रोवाइड करेगा ईज़ी एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर आप सम टाइम अगर अगर आप एग्ज़ाम को रिलेटेड ही बात कर लें, फर्ज करो, तो इसमें क्या था कि जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरटीआई जो है, आरटीआई के थ्रू जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उससे सिटीज़न को एम्पावर किया जाएगा, मतलब एम्पावर होगा कि फास्ट एक्सेस उनको ट्रांसपेरेंट वे से उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी विद टाइम पीरियड जो मेंशन किया गया है। और इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि ईज़िली इसको ट्रैक करने में बड़ा आसान हो जाएगा। और इसमें एसएमएस के थ्रू वो ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेंट जो रजिस्टर कर सकते हैं आरटीआई के लिए। इसमें बहुत सारे पोर्टल जो इंटीग्रेट्स बताए गए हैं, जैसे 61 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये आप पास करके पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी जो है नोडल एजेंसी होगी इसको मैनेज करने में आरटीआई एप्लीकेशन पोर्टल को, ठीक है। और ऑल डिपार्टमेंट्स रिस्पांसिबल फॉर द आरटीआई, तो जितने डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पांसिबल होंगे इस आरटीआई को डिस्पोज करने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वंदे भारत जो ट्रेन है उसने कंप्लीट अपना सक्सेसफुल ट्रायल रन किया है जेएंडके में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। पहली वंदे भारत जो ट्रेन सक्सेसफुली जो कंप्लीट इसका ट्रायल हुआ वो कहाँ से हुआ, माता वैष्णो देवी जो रेलवे स्टेशन ने कटरा से, वहाँ से लेकर कश्मीर वैली तक इसका ट्रायल जो रहा वो सक्सेसफुल रहा। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि रास्ते में जो चन्हाब ब्रिज जो था वो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज माना गया है इसको। और द आंजी खड ब्रिज जो हमने अभी पढ़ा उस मतलब ये दरियाए आंजी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। ये इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। और ये रास्ते में ये दो ब्रिजेस इम्पॉर्टेंट आज आते हैं किसके लिए, अगर वंदे भारत ये ट्रेन चलेगी कटरा से कश्मीर या कश्मीर से कटरा, तो रास्ते में ये दो जो आंजीकट ब्रिज और रेल ब्रिज हैं ये ज़रूर मतलब इनको क्रॉस करेंगे ये वंदे भारत ट्रेन। और जो कनेक्ट करती है जम्मू कश्मीर में कटरा और कश्मीर में कश्मीर प्रोविंस को, यानी ये कनेक्टिविटी है कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस की, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेल मतलब रेल पॉइंट ऑफ से, रेलवे सिस्टम। तो जम्मू कश्मीर अब नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर की बात। यहाँ पे पुलिस की बात की जा रही है कि यहाँ पे 27 अवार्ड्स को ऑनर किया गया, कब, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी 26 जनवरी को 2025 को मतलब अवार्ड्स से बहुत सारे ऑफिसर्स को नवाजा गया, जिसमें उनको सम्मानित किया गया। 15 गारंटी मेडल्स दिए गए, कुछ प्रेसिडेंट मेडल दिए गए डिफरेंट मतलब डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। यहाँ पे मेंशन किया गया, आप वीडियो को पास कर सकते हैं आप किस किस को कौन सा मेडल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो गैलेंट्री अवार्ड जो मिला है वो किसको, हुमायूं भट्ट को मिला है। आप सब जानते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो पुलिस के रह चुके हैं, और वो उन चारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ है मतलब फॉर द सेक ऑफ नेशन वो क्या हुए, मार्टियर हुए, यानी वो शहीद हुए। और जो ये टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर हुआ था साउथ कश्मीर में कुकरनाग में, तो उसके लिए उनकी इस ब्रेवरी के लिए उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, फारूक अहमद मीर जो है ये पर्सनैलिटी, और ललित कुमार मंगोत्रा ये दोनों को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो किस लिए किया गया, क्योंकि इनका जो वर्क था आर्ट यानी आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग हो। और मतलब ये जो फारूक अहमद मीर ये आर्ट मतलब इनका आर्ट कौन सा किसके रिगार्डिंग आर्ट, वो भी हम नीचे देखेंगे। मंगोत्रा को किसके लिए किस काम के लिए मिला, लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। तो फारूक अहमद मीर जो है कनी वीवर जो है ये बुनते हैं, कुछ शाल होती है इंपॉर्टेंट शाल, मतलब जो कनी वीवर है ये काफ़ी मतलब 60 साल से उनकी डेडिकेशन से उन्होंने इस कनी शाल को प्रिजर्व करके रखा है, यानी इस शाल को ये व्यू करते हैं। और ये मतलब एक जैसे कल्चरल हेरिटेज इसको उन्होंने बचा के रखा है। तो उसके लिए ये कला ये बहुत बड़ी यूनिक ये आर्ट है।
इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। और दूसरी तरह से ललित कुमार मंगोत्रा को भी पद्मश्री अवार्ड मिला, जिसमें रिकॉग्नाइज के वर्क के लिए लिटरेचर एजुकेशन के लिए उनको ये किया था। पद्मश्री अवार्ड जो है एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया है। इसमें क्या है, सर्विस डिफरेंट फील्ड्स में इसमें अवार्ड से मतलब सम्मानित किया जाता है। कब? रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड कंफर करता है। कब? कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो इसके लिए नॉमिनेट जो पद्म अवार्ड के लिए जिनको नॉमिनेट किया जाता है, कैसे किया जाता है? नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाता है ऑनलाइन। किसके थ्रू? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है, ये पोर्टल मिलेगा, उसके थ्रू नॉमिनेशन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, ये जम्मू की बेटी है जिसका नाम है ओल्ड नाजिया बीवी। ये नगरोटा के रहने वाले हैं, जिनको ये पहले एथलीट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जिनको खो खो के लिए खो खो वर्ल्ड कप के लिए उनको सिलेक्ट किया गया। और ये पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुआ। और किस स्टेडियम में हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप हुआ। ये पहला एडिशन था। ठीक है, और इस खो खो में क्या है कि इंडिया ने डिफीट किया किसको? नेपाल को डिफीट किया, चाहे मैन कंपटीशन मैंस में हो या वुमेंस में। और फाइनली ये खो खो के चैंपियन रहे, यानी वर्ल्ड कप में चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें नेपाल को हराया। तो ये इंडिया फाइनली चैंपियन रही खो खो में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे नाम रखा गया है, हर कोई जानता है कि आर्चरी में शीतल देवी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। और ये उनको गोल्डन गर्ल बोला जाता है। शीतल देवी को इस बार क्या, उनको अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। और उनको जो अर्जुन अवार्ड जो मिला वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला। शीतल देवी ने जो गोल्ड मेडल जीते, 2 गोल्ड 1 सिल्वर एशियन पारा गेम्स 2020 में जीते थे, यानी 2021 से ऑनवर्ड बहुत सारे उन्होंने सिल्वर गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते उनसे। तो इसकी इस उपलब्धि और इस अचीवमेंट को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। तो शीतल देवी जो है, इनका पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीते, जैसे कब? 2020 में 24 में पैरा ओलंपिक्स गेम जो पेरिस में हुई थी। ठीक, तो वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिनसे उनको मतलब अर्जुन अवार्ड उनको दिया गया। और वाज रैंक फर्स्ट इन द पारा वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग। तो अगर पारा वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग में देखा जाए तो इनका पहला रैंक हो। और वो जब ये पैदा हुए तो किस प्रॉब्लम मतलब बीमारी से इनको मतलब कुछ इनहेरिट है, कौन सी थी? फोकोमीलिया है, जो एक रियल मेडिकल कंडीशन होती है, जिससे क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ फॉर्म, मतलब जिनमें बाजू बराबरी नहीं होती, यानी बाजू के बिना मतलब इन्होंने ये मेडल जीता। एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल फॉर आर्चरी चैंपियन विदाउट अपर लिम्ब, यानी जिनकी ऊपर अपर वाली बाजू है ही नहीं। और ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशन वाली बात है कि बिना बाजुओं के भी वो मतलब गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज सिल्वर जीत रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में रहने वाली है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू कश्मीर में। साथ में थोड़ा सा राकेश कुमार का भी जान लेते हैं। राकेश कुमार जी हैं, ये कटरा के रहने वाले हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन है इनकी स्टोरी। लेकिन खैर ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शीतल देवी मतलब वहाँ पे कहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। और इनकी अचीवमेंट्स यहाँ पे भी दी गई हैं। आप दोनों का आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं कि देखो 2024 में पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स में क्या जीता था इन्होंने, यहाँ ब्रॉन्ज जीता था, इन्होंने भी जीता था। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि पूरी डिटेल हमने यहाँ पे कर दिए, पेस्ट कर दिए। और आप इस वीडियो को पास करके अच्छे से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये याद रखें कि जिस किसी को भी अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे आप अपना जीमेल हमारे साथ शेयर करना। हम आपके साथ ये पीडीएफ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आएगी। नेक्स्ट है अयान सज्जाद की बात चल रही है। अयान सज्जाद जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और उनको अवार्ड जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन सा मिला है, सॉरी अवार्ड प्रेसिडेंट की तरफ से कौन सा मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का अवार्ड इनको मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और किसने ये कंफर किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। किस लिए? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है किस फील्ड में? आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग। इसमें आर्ट एंड कल्चर का क्या मतलब? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट, जैसे 12 साल के हैं सिर्फ, और ये
ओल्ड सिंगर मतलब पुराने गाने गाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए उनको अप्रिशिएट किया गया है। एक बहुत ही टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। कश्मीरी सॉन्ग गाते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए हैं, काफ़ी सेंसेशन बने, बहुत सारे बिलियंस ऑफ व्यूवर्स रहे उनके। और उनके लिए उनको क्या है जो क्या है, एक इंस्पायरिंग है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो उनके लिए उनको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। और इसमें सीएम साहब जो उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने भी कांग्रेस किया आयान सजाद को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है कि चाहे एनर्जी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, ज़ील, एंथुसियाज्म और चिलियन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जिनमें यूनिक कोई एक्सेप्शन टैलेंट हो, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे 7 फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है। पहला जैसे आर्ट एंड कल्चर में हो, ब्रेवरी में हो, एनवायरनमेंट में हो, इनोवेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, सोशल सर्विसेज में हो, स्पोर्ट्स में हो, और जिसमें जो नेशनल लेवल पे जिसको क्या किया जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, मतलब एक यूनिक टैलेंट। मेडल, जो इसमें मेडल मिलता है, और मेडल के साथ साथ क्या है, कैश 1 लाख प्राइज़ का मिलता है, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ये कौन डिसाइड करता है, इस अवार्डी को सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया जाता है। और फाइनली इस अवार्ड को कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है, मतलब जब रिपब्लिक डे का वीक होता है। तो इसमें क्या इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीज़न होना चाहिए जो इंडिया का ही हो। और एज इसमें फॉल करती है बिटवीन 5 साल से लेकर नियर अबाउट 18, यानी 5 से 17 कंप्लीट, यानी 18 साल तक ये इसके लिए, इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है, बस इतना याद रखें कि राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन, मतलब डोगरी कवि सम्मेलन जो हुआ, सेलिब्रेट यूनिटी इन जम्मू, एक यूनिटी जम्मू में ये सेलिब्रेट किया गया। ये आर्ट एंड कल्चर मतलब जो ऑर्गेनाइज भाई, जो आर्ट एंड कल्चर की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया था, आर्ट कल्चर लैंग्वेज की तरफ से। कब, ये भी एक हिस्सा था, 76 रिपब्लिक डे का हिस्सा था। और ये जो इसमें जो ये सेलिब्रेट किया गया जो कवि सम्मेलन, ये कहाँ पे किया गया, जम्मू में अभिनव थिएटर में इसको सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे पोर्ट्स आए यूनाइट होके, उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी एक्सप्रेशंस को वहाँ पे शो किया, टैलेंट को। ठीक, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर जवेद अहमद डार, उन्होंने एक वाटरशेड यात्रा को शुरू किया है, किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए, यानी पानी को बचाने के लिए। कहाँ, डिग्री कॉलेज हीरानगर से। और इसका थीम है जल लाया धन धन आया। ठीक है, तो मेन स्ट्रेस क्या, वाटर कंजर्वेशन पे ही है, बस ये याद रखना। और ये जो वाटरशेड यात्रा है, ये 2400 किलोमीटर कवर करेगी, और नियर अबाउट 5 लाख रेजिडेंट जो हैं, जो रहने वाले लोग घर हैं, उनको क्या करेगी, इंगेज करेगी, और लोगों से वो अर्ज करेगी पार्टिसिपेशन टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज़ को। तो ये एक अवेयरनेस यात्रा वाटर कंजर्वेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कठुआ में चलाएगी। तो नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहली बार एफआईआर जो है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, वो ईमेल के थ्रू उन्होंने एफआईआर को रजिस्टर किया। और ये कहाँ पे हुआ, ये जम्मू कश्मीर प्रोविंस में करीब एक जगह है। पहले इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्या किया गया, ईमेल, मतलब क्या, पहले ईमेल के थ्रू उस कंप्लेंट को रजिस्टर किया गया। अब यहाँ पे नाम मेंशन नाम का नहीं है, एम पर्सन जो है वो रेजिडेंट कहाँ, निकोलॉन खरीव का रहने वाला था, उसने कंप्लेंट जो किसके खिलाफ़ की, बी के खिलाफ़। बस ये सोचना कि एक बंदे ने मेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट की, और उसको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहली बार उसको ऑनलाइन रजिस्टर किया गया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा स्टेप है रिगार्डिंग दिस। तो ज़ीरो एलओसी इन्फिल्ट्रेशन जो है, यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मतलब एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जाए, कि ताकि उनकी इन्फिल्ट्रेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के मतलब जम्मू कश्मीर में ना हो। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं। इसके लिए ना काउंटर टेररिज्म के लिए
जो हमारी बीएसएफ है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और ख़ासकर कोशिश की जाती है जैसे मानसून एरिया हो, हिमालयाज़ जैसे कुछ एरियाज़ हैं जैसे फेंसिंग वाले, उन एरियाज़ पे काफ़ी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो आप मतलब ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 749 किलोमीटर वाली जैसे आर्मी जुडिशन के अंदर है और इंडिया पाकिस्तान कितना शेयर करता है 198 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है जम्मू सेक्टर में, और जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहाँ की चार्ज है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आगे चलते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये एक इसको रेज़ कब किया गया था 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, और उसमें ये एक हिस्सा है वन ऑफ द सेवन, इसमें सेवन मतलब सेंट्रल CAPF, ये याद रखना CAPF मतलब ये एक हिस्सा है एक पुलिस का सेंट्रल रिजर्व मतलब BSF इसका CAPF का। और इसमें कौन सी इसमें आती हैं ये पुलिस, वो जैसे आसाम राइफल आती है, इंडियन बट ITBP आती है, सेंट्रल CISF आती है, CRPF आती है, NSG आती है, सीमा शस्त्र सीमा बल आती है, SSB आती है। तो ये 7 जो बटालियंस हैं ये किस में आती है, CAPF में आती है। ठीक है, तो बॉर्डर ये जैसे सरकरी वाला जैसे पाकिस्तान के साथ अरबियन सी साइड, सुंदरबन डेल्टा जैसे बंगाल बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के साथ, तो ये एरिया कोशिश की जा रही है कि इन एरियाज़ को अच्छे से क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो आप देख सकते हो जब इंडिया की बात चली थोड़ा सा, तो इस साइड जो है, इस साइड और ये अरबियन सी की तरफ इन जगहों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चिनार ट्री के बारे में न्यूज़ है कि यह चिनार ट्री के रिगार्डिंग ट्री आधार बनाया जाएगा। मिशन क्या है कि इसको भी कंजर्व किया जाएगा। जैसे हमारा इंसान मतलब लोगों का हमारा अगर पब्लिक का बनाया है अगर आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो चिनार का भी अब गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि चिनार ट्री को बचाया जाए, इनकी भी सेंसस की जाएगी। ठीक है, तो उनको ओरिएंटल प्लान ट्री भी बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है प्लानेटस ओरिएंटलिस वर कैशमेरिया। ठीक है, कैशमेरिया। और सबसे बड़ी बात है कि 30 से 50 साल लग जाते हैं इसको मैच्योर होने में, और 150 इसकी मतलब 150 साल लगता है रीच फुल साइज। ठीक है, ओरिजिनल नाम सुनने मतलब जो यहाँ पे है कि बोला जाता है कि मुगल जो डायनेस्टी के जो एम्पर शहनशाह थे, किंग थे जहांगीर, उनकी तरफ से चिनार का नाम रखा गया पर्शियन फ्रेज में चिनारस्त, मीनिंग व्हाट फ्लेम इज दैट, मतलब जस्ट लाइक ए बर्न होता है। ठीक है, और इंस्पायर्ड बाय द क्रिम्सन रेड लीव्स इन ऑटम, तो ऑटम सीजन में आप देखते हैं कि पत्ते जब झड़ने के होते हैं तो उनका जो कलर होता है इस टाइप का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुगल एम्पर जो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित है चिनार प्लांटेशन से, और जम्मू चिनाब रीजन में कुछ जगहों पे लगाया गया रॉयल ट्री, इसको माना गया सिंबल। नोटेबल जो कंट्रीब्यूशन जहांगीर का क्या है, उन्होंने जो क्रिएट किया है क्रिएटेड नसीम बाग कहाँ पे, डल लेक के किनारे, जहाँ पे 1100 के करीब चिनार ट्रीज को लगाया गया। और उन वहाँ पे जो जगह है स्मॉल डल लेक नोन एज, वहाँ पे 4 चिनारी भी नाम रखा गया है। इसमें जो चिनार है उसको यूटी ट्री माना जाता है, पहले स्ट्रेट ट्री यानी जम्मू कश्मीर यूटी का ये ट्री माना जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग इससे बड़े मतलब प्रभावित रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। कल्चर पॉइंट और आर्टिस्ट पॉइंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे लिखा है कि मोती जैसे हमने सीनी लोकल पेपर में कि एम्ब्रॉयडरी हो, वुड कारपेट्स हो, वन वुड वगैरह हो, उनमें भी इनका आप देखते हैं इमेजेस बनाई जाती है। जैसे रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, जैसे बहुत सारे हिंदू श्राइन हो या मुस्लिम के हों, वहाँ और मतलब बहुत सारे ओल्ड चिनार वहाँ पे आपको दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे चिनार लगाए गए हैं। तो सबसे पुराना चिनार जो आपको मिलेगा वो बडगाम में मिलेगा, और जगह है विलेज है छतरगांव विलेज, जो कितना साल पुराना है, नियर अबाउट 700 ईयर साल पुराना, और किसी सूफी सेंट ने उसको प्लांट किया था। तो प्रोजेक्ट यही रहेगा कि इसको मेटेलिक QR कोड लगाया जाएगा, जिससे क्या हुआ उसको स्कैन करके उसका पूरा डिटेल डाटा लिया जाएगा। नेक्स्ट
जो वंदे भारत ट्रेन जो हमने पढ़ा भी, जिसकी ट्रायल हुई थी, उसकी इनागुरेशन जो ऑफिशियली अभी तक पहले बोला गया था कि 17 फरवरी को होगी, लेकिन अब इसको स्थगित किया गया है जब तक ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ इंफॉर्मेशन कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो विद इन नो टाइम अब इसको क्या किया जाएगा, इसकी इनागुरेशन की जाएगी। ठीक है, तो इसमें अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट हैं अबाउट द इवेंट। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उधमपुर हो, श्रीनगर हो, बारामूला रेल लिंक, मतलब यहाँ पे देखिए USBR उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को ये कनेक्ट करेगी, और इसका जो जर्नी होगा 150 किलोमीटर होगा एट अप्रॉक्सीमेटली, उसमें 2 आवर्स और 30 मिनट्स का होगा, यानी 2.5 घंटे का इस पर सफ़र ऑलमोस्ट इसमें कवर होगा। नेक्स्ट एक हिस्टोरिक माइलस्टोन जो अचीव किया जम्मू कश्मीर में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेट किया है। क्या न्यू जम्मू रेलवे डिवीज़न को इनाग्रेट किया है, जो एक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफार्मेटिव स्टेप है इस एरिया में, इस रीजन को कनेक्ट करने में और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये आप डिटेल वीडियो को पास करके इस डिटेल को देख सकते हैं। और अगर अच्छे से अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे आप अपना ईमेल हमसे शेयर कर सकते हो, और हम आपके साथ ज़रूर ये ईमेल के थ्रू आपको ये PDF शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ बताया कि टोटल लेंथ इस सेक्शंस की यहाँ पे 742.1 किलोमीटर रिप्रेजेंट इंडियन रेलवे ऑपरेट 17 जोन ऑपरेट करते हैं विद 68 डिवीजन। तो 17 जोन को ऑपरेट करो, उसमें कितनी डिवीजन है, 68 डिवीजन हैं रेलवे। तो यहाँ पे याद रखना, रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट डोडा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ड्रोन है उनको क्या किया है, 2 मंथ के लिए क्या किया गया है, बैन किया गया है फरवरी 10 से ऑनवर्ड से। बैन वाज इम्पोज टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ड्रोन एंटी नेशनल एलिमेंट्स रिगार्डिंग हो। तो इनको टोटली बैन किया है। आपने न्यूज़ में सुना भी या देखा भी होगा कि लास्ट ईयर बहुत सारे इनकाउंटर हुए थे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मतलब ड्रोन्स को कुछ समय के लिए क्या किया गया, बैन किया गया है। लेकिन हाँ, लोकल जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन ड्रोन को इस्तेमाल कर सकती है, मैपिंग हो, सर्विलेंस हो, कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे डिफेंस पुलिस वगैरह, इनको ये वो बैन नहीं है। नेक्स्ट ये आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये लास्ट ईयर क्या, द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया आर, 3 नए क्रिमिनल लॉज को लाया गया इंडिया में, भारतीय BNS भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को मतलब क्रिमिनल लॉज को लाया गया है। और ये जो दीज लॉज ये कब से शुरू हुए, इफेक्ट जुलाई 1 2024 से ये इनका रूल शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर इनको पास किया गया। और ये सबसे पहला जो है भारतीय न्याय संहिता है, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो BNS याद रखना, BNS जो है भारतीय न्याय संहिता, उन्होंने किसको रिप्लेस किया, इंडियन पैनल कोड, यानी जो ब्रिटिश राज के जो पुराने लॉज थे उनको रिप्लेस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। ठीक है, भारतीय नागरिक, याद रखना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस BNS के थ्रू क्या होगा, 0 FIR होगी। अब किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाके FIR कर सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इवन की इस BNSS के थ्रू आप इंट्रोड्यूस ट्रायल एब्सेंस, यानी जो कोई अगर भगोड़ा हो या कोई उसके एब्सेंस में भी ट्रायल आप कर, मतलब उसकी ट्रायल आगे केस लड़ सकते हो। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872, उसको किसके थ्रू रिप्लेस किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। यानी पहले वीडियोस को, ऑडियोज़ को, प्रमाण, उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब कोई भी क्राइम होगा या जो भी कुछ होगा, अगर वो वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो में कहीं होता है तो उसको भी अब एविडेंस के थ्रू डिजिटल मतलब उसको डिजिटल रिकॉर्ड को अब उसको एविडेंस उसको माना जाएगा। और इसका मेन एम क्या है, इम्प्रूव क्रिमिनल जस्टिस को इम्प्रूव करना। जैसे मेन फोकस क्या है, टाइमली जस्टिस डिलीवरी मिले। ठीक है, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस मिले,
और इसमें क्या जेंडर न्यूट्रलिटी और जैसे स्ट्रिक्टर पनिशमेंट हो क्राइम्स जो वुमेंस के खिलाफ हो रहे हैं, चिल्ड्रन के खिलाफ। और ये न्यू ओवरऑल देखा जाए इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एम टू रीएम्प द रिप्लेस ऑफ डेटेड क्राइम। तो आउटडेट जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको रिप्लेस इन नए लॉज से किया गया है। तो याद रखना BNS होता भारतीय न्याय संहिता, BNSS होता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और लास्ट BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थैंक्स डियर एस्पायरेंट्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये करंट अफेयर्स जो हमने कंपाइल किए बड़ी मेहनत से की है, और आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर अच्छे लगे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैन और फेब मंथ्स के। तो इसमें आप ज़रूर JK ट्रू एजुकेशन के नाम से जो चैनल है उसको आप सर्च करके आप वहाँ पे ये वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को भी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमने जो ये PDF कंपाइल किया है आप अपना कमेंट बॉक्स में ईमेल शेयर करें, हम ज़रूर आपके साथ ये PDF करंट अफेयर्स की शेयर करेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो हम कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे JK SSB के कोई एग्ज़ाम हैं, JK PSC, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपके साथ साझा करेंगे। एजुकेशन नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल एंड गेटिंग ए डिग्री। एजुकेशन ये नहीं कि आप स्कूल जाओ और डिग्री को गेन करो। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। इट्स अबाउट वाइडिंग योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। ऑब्जर्विंग द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, मतलब एक हकीकत जानो ज़िंदगी के बारे में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।